Hello friends, this is Dipali More and welcome to my free online video series on YouTube. So friends, here this is the session for you psychology. Psychology that means मनोविज्ञान एंड फ्रेंड्स ये हमारा चैनल ऑनलाइन रीडर पर एंड जिन भी फ्रेंड्स ने अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी आगे की नेक्स्ट वीडियोस कंटेंट एंड स्टडी मटेरियल हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे तो फ्रेंड्स उनकी नोटिफिकेशन आपको इजी वे में मिलती रहेगी। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो हमारा सेशन है हम फुली डिटेल लेक्चर क्लासेस है जो कि हम आपके जो शिक्षक भर्तियां हैं, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की, केवीएस की और स्टेट लेवल एमपी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, हरियाणा टेट, रीट की या फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं अगर उनकी हम बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सभी शिक्षक भर्तियों के लिए ये चैप्टर, ये जो हमारा कोर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, उनको इसकी जो डिटेल्स चीज़ें हैं इंटरनली जो भी पॉइंट्स है वो कम समझ में आ रहे थे, तो फ्रेंड्स उन्हीं सब के रिकमेंडेशन पर हम यहाँ पर अपनी डिटेल क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। और अभी जो टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं हम लास्ट वीडियो की सीरीज़ से ही, वो क्या है अधिगम। तो अधिगम में हमने परिभाषाएं और उसके अर्थ क्या थे, उसके प्रकार क्या थे, इन सभी चीज़ों को एंड उसके साथ साथ में अधिगम के जो वक्र हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है वो भी हमने लास्ट वीडियो की सीरीज में हमने कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके उन सभी चीज़ों को वहाँ से ज़रूर अटेम्प्ट कर लें, ताकि आगे का जो हमारा आज का जो सेशन है वो आपको ईजी वे में अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आइए फ्रेंड्स हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे क्या अधिगम के सिद्धांत एंड क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, जो कि हमारी वीडियोस नंबर 17 है। दैट मीन्स मनोविज्ञान की सीरीज में अभी तक हमने टोटली कितने क्लासेस ओवर कर चुकी है, अभी तक हमने 17 क्लासेस हमने ओवर कर ली है, 16 क्लासेस ओवर कर ली, 17 क्लास ये हमारा नंबर है। सो फ्रेंड्स आइए कम टू द पॉइंट एंड अधिगम के सिद्धांत में क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ है आज के लिए जो कि हम सीखेंगे यहाँ पे इस वीडियोस की सीरीज के माध्यम से, उनको पकड़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अधिगम के सिद्धांत, द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग है, ये दोनों इसके प्रकार है। तो इसके पहले इसके अर्थ को हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स अधिगम जो है दैट मीन्स लर्निंग, किसी भी चीज़ को, किसी भी तथ्य को किसी भी अवस्था में सीखना, सीखना ही क्या है आपका अधिगम है, जो कि व्यक्ति के जन्म दैट मीन्स जब वो धरती पर जन्म लेता है, जन्म से जीवन पर्यंत दैट मीन्स मृत्यु के पर्यंत तक वो सीखता ही रहता है। जीवन के प्रत्येक क्षणों में उसे कुछ ना कुछ अनुभव की प्राप्ति होती है। तो ये थी फ्रेंड्स अधिगम क्या होता है। अब यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है क्या है, अधिगम के सिद्धांत। तो फ्रेंड्स अधिगम के सिद्धांत में सबसे पहले इसके अर्थ को हम समझते हैं कि अधिगम का सिद्धांत क्या है। दैट मीन्स थ्योरी ऑफ जो लर्निंग है ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार से। आइए, तो जैसे कि फ्रेंड्स अधिगम के सिद्धांत में अगर हम अर्थ की बात करें तो किसी भी मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक का जो संप्रदाय है, दैट मीन्स किसी भी मनोवैज्ञानिक या स्पेशल पर्सन के द्वारा या उसकी किसी ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन या संप्रदाय के द्वारा अधिगम की जो अवधारणा को जो स्पष्ट किया जाता है वही क्या है, अधिगम का सिद्धांत है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो भी आपके आते हैं तो वो अधिगम संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं उनका हम समाधान स्पेशली यहाँ पर करते हैं। और अगर इसी क्रम में अगर हम बात करें तो अधिगम जो है फ्रेंड्स वो या यूँ कहें कि अधिगम का जो सिद्धांत है वो एक रूप नहीं है, दैट मीन्स एक वन वे नहीं है। किसी भी एक लाइन पर चलकर, किसी भी एक रूल को फॉलो करके, किसी भी एक सिद्धांत को फॉलो करके हम अधिगम की प्रामाणिकता को सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अधिगम का जो सिद्धांत है वो एक रूपता का सिद्धांत नहीं है। एक रूपता दैट मीन्स ये इसका एक रूप नहीं है, इसके विभिन्न कई रूप हैं जो अलग अलग स्टेजों पर क्या करना होता है, हमें फॉलो करना होता है। इज़ दैट क्लियर? आई होप पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो फ्रेंड्स इसी क्रम में अगर हम मनोवैज्ञानिकों की अगर हम बात करें, अगर इसके अर्थ के क्रम में, तो एक महोदय थे, महोदय उनका जो उनकी जो पुस्तक थी, क्या पुस्तक थी, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। उनकी एक पुस्तक थी थ्योरीज ऑफ लर्निंग, उनकी एक पुस्तक थी। ये पुस्तक आपको ध्यान में रखनी है। और ये पुस्तक किसकी थी, ये पुस्तक आपकी थी हिलगार्ड महोदय की।
इनका हिलगार्ड, इनकी स्पेलिंग आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। हिलगार्ड ये स्पेलिंग है, HILGARD। तो इनकी एक पुस्तक थी, क्या थी, हिलगार्ड थी, जिसमें इन्होंने क्या किया था, अधिगम के जो सिद्धांत हैं उसको 10 विभिन्न तरीकों में इन्होंने डिफाइन किया था। मतलब कि अधिगम को 10 विभिन्न तरीकों में सीखने के सिद्धांतों के रूप में इन्होंने अपनी इस पुस्तक में वर्णन किया था, जिसकी पुस्तक का क्या नाम था, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है कि ये किसकी पुस्तक है, इसमें किस विषय पर जो है चीज़ें कही गई हैं, तो वो चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी इसके संबंध में निर्धारित किया कि जो इसका जो सिद्धांत है वो उचित किस प्रकार से और किस प्रकार से अनुचित है। मतलब कि जीवन के प्रत्येक क्षणों में अधिगम की ही इम्पोर्टेंस नहीं दर्शाई जा सकती, कहीं कहीं यह हमारे लिए उचित है तो कहीं कहीं अनुचित है। तो इसी संबंध में जो हिलगार्ड महोदय थे, इन्होंने अपनी धारणा व्यक्त की थी। तो इन्हीं के साथ साथ में एक और मनोवैज्ञानिक आए थे, उन मनोवैज्ञानिक का क्या नाम था, फैंडसन। उन मनोवैज्ञानिक का नाम था फैंडसन। उन मनोवैज्ञानिक का फैंडसन नाम था। और इन फैंडसन मनोवैज्ञानिक ने मतलब एक कथन कहा, क्या कहा कि सिद्धांत ना तो ठीक होते हैं ना गलत होते हैं। क्या कहा कि जो सिद्धांत होते हैं, चाहे वो आप लर्निंग का लें किसी का, ये तो ना तो सही होते हैं और ना ही ये गलत होते हैं। ये चीज़ उन्होंने बताई। तो इस तरीके से विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक आए थे, इन्होंने सिद्धांतों पर अपनी अपनी धारणा व्यक्त की। और फैंडरस महोदय ने तो यहाँ तक कि कह दिया कि मतलब कि जो सिद्धांत है ये केवल कुछ ही विशेष कार्यों के लिए लाभप्रद होते हैं और कुछ ही विशेष कार्यों के लिए अलाभप्रद होते हैं। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि सिद्धांत पूरी तरीके से 100% ये किसी चीज़ के लिए जो है पॉजिटिव थिंक नहीं रखता है। ये क्या होता है, 50-50 रहता है। 50 पॉजिटिव होता है तो 50 आपका ये निगेटिव इफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि सिद्धांत क्या होंगे, क्या होते हैं, इसके साथ साथ में आपको अधिगम के सिद्धांत, दैट मीन्स यहाँ पे तो हम क्लियर कर रहे थे अधिगम के सिद्धांत क्या होते हैं, थ्योरीज या प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, बट यहाँ पे आई होप सिद्धांत क्या होते हैं ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड, जो भी हमने अभी लेक्चर आपको साथ डिस्कस किया उसमें आपको दो चीज़ें बहुत ही माइन्यूट सी ध्यान में रखनी है। जो अधिगम का क्या अर्थ होता है, सेम फर्स्ट चीज़ें, एंड सेकेंड चीज़ें जो हैं वो आपकी क्या है कि हिलगार्ड महोदय की जो एक पुस्तक हमने बताई, क्या, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये, एंड तीसरे जो हमने बात की, क्या, फैंडसन, दैट मीन्स हिलगार्ड महोदय की जो थ्योरी की पुस्तक थी थ्योरीज ऑफ लर्निंग वो, एंड जो थर्ड पॉइंट था फैंडसन महोदय का, उनकी जो स्टेटमेंट थी, उनकी जो लाइन थी, क्या लाइन थी कि सिद्धांत ना तो कठिन होते ना तो गलत होते। ये तो ये आपको ये 3 पॉइंट्स इसमें से सारे लेक्चर से जो भी हमने दिया उसमें से ये चीज़ें 3 चीज़ें आपको निकल के आती हैं। तो फ्रेंड्स, जिन भी फ्रेंड्स को कोई डाउट है, कोई इशू है, तो बेहिचक आप कमेंट कीजिएगा। एंड जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक अगर हमारे सेशन को शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कर दे अपने दोस्तों साथ में, जिससे जो भी आपके फ्रेंड्स वो भी हम यहाँ पे सेशन को ज्वाइन कर सकें एंड हमारे साथ स्टडी कंटिन्यू अपनी करते रहें। तो फ्रेंड्स, आइए अब अधिगम के अर्थ को हमने बेसिकली अच्छे तरीके से जो समझा एंड उसके जो मेन जो पॉइंट्स निकलते तो उनको हमने यहाँ पे अलग किया। तो आइए अब अधिगम के सिद्धांत जो हैं, उनके जो प्रकार हैं, उनके जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं, उनको हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अधिगम के सिद्धांतों में बात करें हम, तो अधिगम के जो सिद्धांत को मेनली 2 भागों में मुख्यतः डिवाइड किया गया। पहला तो जो था वो था क्या, व्यवहारवादी सिद्धांत। दूसरा ये था क्या था, संज्ञानवादी सिद्धांत। अब व्यवहारवादी सिद्धांत दैट मीन्स जो आज की धारणा जो व्यक्त है, जो आज का मनोविज्ञान है वो क्या है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है या व्यवहारवादी मनोविज्ञान है। लेकिन इसी के साथ साथ में आपका जो संज्ञानवादी का जो पक्ष है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर अधिगम के जो सिद्धांतों को था फ्रेंड्स ना, उसको क्या किया गया था, 2 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला था आपका व्यवहारवादी और दूसरा संज्ञानवादी। अब अगर व्यवहारवादी की सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें आपके कुछ विशेष मनोवैज्ञानिक आए थे, जैसे कि आपके आ गए थे इवान पी पावलोव महोदय थे,
दूसरे आपके स्किनर महोदय आ गए थे। नेक्स्ट आपके थॉर्नडाइक महोदय आ गए थे एंड आपके CL हल महोदय आ गए थे। तो ये विभिन्न व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था, अधिगम के सिद्धांतों में अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी धारणाएं व्यक्त की थी। तो एक एक करके वन बाय वन क्या क्या जो इनके डिस्क्रिप्शन है, इन्होंने इनकी क्या इम्पोर्टेंस है अधिगम के लर्निंग में, इसके सिद्धांत में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड इसी के अगेंस्ट अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका संज्ञानवादी सिद्धांत, जिसे हम जो है गेस्टाल्टवाद का संप्रदाय, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय भी हम कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसके जो उपनाम होते हैं इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पेपर में कभी भी सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थोड़े से घुमाऊ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं या उनके जो पर्दे के पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो यहाँ पर संज्ञानवादी तो बहुत ही फेमस सा वर्ड्स बनता जा रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं, तो उस तरीके से उस क्रम में तो थोड़ा सा इसके इंटरनल पार्ट एंड उसके एक्सटर्नल पार्ट दोनों को ही हमें यहाँ पे मैनेज करना होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो क्या था, अधिगम जो है अधिगम में संज्ञानवादी सिद्धांत को हम गेस्टाल्टवाद का संप्रदाय भी कहते हैं। इसमें आपके आ जाएंगे स्पेशली आपके मैक्स वर्दीमर, कोलर आ जाएंगे, लेविन एंड कॉफका, ये आपके इतने आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ में अगर हम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो थे, जो इन्होंने जो धारणाएं व्यक्त की थी, उसमें अगर पावलोव महोदय थे तो उन्होंने अपना एक शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत व्यक्त किया था। दूसरे थे उन्होंने स्किनर महोदय, तो स्किनर महोदय का आया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इनकी ये धारणा आई थी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक महोदय आ जाएंगे, और थॉर्नडाइक महोदय का बहुत ही फेमस था, क्या था अपना प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। एंड नेक्स्ट है CL हल महोदय का, तो CL हल महोदय का था पुनर्बलन का सिद्धांत। तो ये कुछ जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, मतलब कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो थे उन्होंने अपनी अपनी इम्पोर्टेंस के रूप में अपनी अपनी थ्योरीज दी थी, अपना अपना उन्होंने सिद्धांत दिया था। वो सिद्धांत को हम यहाँ पे अच्छे तरीके से समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसी तरीके से सेम एज आपके संज्ञानवादी गेस्टाल्टवादियों में भी आए थे आपके, क्या थे, मैक्स वर्दीमर, जिन्होंने अपना सूझ का सिद्धांत व्यक्त किया था। एंड लेविन महोदय आए थे तो इन्होंने अपना क्षेत्रवादी सिद्धांत व्यक्त किया था। तो इसी तरीके से सारे हैं। तो आइए नीचे क्या है, इनके दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफिनीशंस हैं और क्या इम्पोर्टेंस है, आखिर में अधिगम के सिद्धांत को दो भागों में क्यों डिवाइड किया गया, क्या रीजन था। तो कुछ ना कुछ तो अंतर रहा ही होगा, तो उन सभी अंतर को उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि है आपका व्यवहारवादी सिद्धांत, एक साइड में आपका व्यवहारवादी है तो दूसरा साइड में आपका क्या हो जाएगा, संज्ञानवादी। तो जैसा कि फ्रेंड्स व्यवहारवादी दैट मीन्स जो व्यवहार के पक्ष को मानते थे वो व्यवहारवादी हो गए। जो संज्ञान दैट मीन्स ज्ञान की भाषा को समझते थे, हमें किसी चीज़ के का ज्ञान पूर्व ज्ञान से हमें प्राप्त होता है, तो ज्ञान मतलब ज्ञान के साथ साथ में जो धारणाएं चली वो आपके संज्ञानवादी हो गए। तो व्यवहारवादियों में सबसे पहले आपके आया था पुनर्बलन का सिद्धांत। तो पुनर्बलन में अगर आपकी अनुक्रिया आती है तो फ्रेंड्स अनुक्रिया दैट मीन्स क्रिया पर की गई अनुक्रिया, दैट मीन्स क्रिया के बदले की गई अनुक्रिया, वो आपकी क्रिया हो जाएगी। मतलब क्रिया पर क्रिया करते चले जाना, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, अनुक्रिया। ठीक है, किसी का भी अनुकरण करना, अनुसरण करना, कोई क्रिया कर रहा है उसको देख करके आप क्या करना, आपकी क्रिया जो है क्रियान्वित होना, वो आपकी अनुक्रिया बन जाती है। तो इसी तरीके से ये आपका पुनर्बलन का सिद्धांत, दैट मीन्स किसी सामने वाले पर्सन को हमें देख के हमें बल मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, कि हमें रिफोर्समेंट मिलता है कि हमें ये कार्य करना चाहिए। तो सेम एज ये आपकी अनुक्रिया हो जाएगी। जैसे कि आपकी उद्दीपक या उद्दीपक है आपका, किसी भी चीज़ को देख करके, किसी भी थॉट्स को, किसी भी अपने लक्ष्य को देख करके वो हमारा उद्दीपक हो जाता है, और उसको लेके हम क्या हो, अभिप्रेरित हो, मोटिवेट हो, तो वो चीज़ें हमारे अंदर स्वतः ही क्रियान्वित होने लगती हैं उसी अनुपात में, जिस अनुपात में हम मोटिवेट हुए रहते हैं, अभिप्रेरित हुए रहते हैं। तो ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी व्यवहारवादियों की थॉट्स में, मतलब व्यवहारवादी सिद्धांत जो थे इसके पक्षधर थे। लेकिन इसी की विपरीत अगर हम बात करें संज्ञानवादियों की, तो संज्ञानवादी जो थे वो क्या थे, संवेदना दैट मीन्स बुद्धि विवेक से काम करते थे।
एंड प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या था, किसी भी चीज़ को सशरीर मतलब प्रत्यक्ष रूप से देख करके क्या करना, कार्यों को करना। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली करके देख करके उसकी समस्याओं का समाधान दैट मीन्स करके ये चीज़ें जान करके किसी कार्य को करना, वो आपके संज्ञानवादियों के पक्षधर थे। आगे है जो आपके व्यवहारवादी थे फ्रेंड्स, वो क्या थे, वो किसी चीज़ को यंत्रवत दैट मीन्स अधिगम को यंत्रवत मानते थे। लेकिन संज्ञानवादी जो थे वो क्या थे, उन्होंने अधिगम को जो है यंत्रवत नहीं माना। मतलब कि व्यवहारवादी जो थे वो मानते थे कि ये यंत्रवत यंत्रवत मतलब कि यह स्टेप बाय स्टेप क्रिया पर कार्य करते हुए चलती है। मतलब कि रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 इस तरीके से 1 बाय 1 क्रिया करते हुए यंत्रवत चलती है क्या, आपकी व्यवहारवादी प्रक्रिया। लेकिन जो वहीं उसी के विपरीत जो आपके संज्ञानवादी जो मनोवैज्ञानिक थे, उनका क्या कहना था कि ऐसा नहीं है, कोई भी बंदा अगर यहाँ पे एक नंबर पर काम कर रहा है और वह इस पर कम समय बहुत ही अधिक ज़्यादा वो सीख जाता है, अधिगम कर जाता है, तो वह डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी प्रमोट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे प्रक्रिया क्रिया दर प्रक्रिया ही चलना आवश्यक है, यह उसकी बुद्धि विवेक पर कार्य करता है। कोई भी बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में है और उसकी बुद्धि अगर उसका विवेक 4th स्टैंडर्ड तक है तो उसे हमें 1 से 4th में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। ये किसका था, संज्ञानवादियों का मत था। लेकिन यही व्यवहारवादी का क्या कहना था कि कोई बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में है और उसका स्टैंडर्ड 4th क्लास का है, लेकिन फिर भी हमें उसे यहाँ से स्किप नहीं करना चाहिए, 1 बाय 1 हमें स्टेप बाय स्टेप टू 2nd एंड 3rd क्लास भी हमें उसे जो है पढ़ाना चाहिए। तो ये इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके के विचार इन्होंने अपने इस थ्योरी में व्यक्त किए। तो इसी तरीके से इसको हम कुछ इस तरीके से हम जो है मेंशन कर सकते हैं, व्यवहारवादी वर्सेस संज्ञानवादी, व्यवहारवादी वर्सेस संज्ञानवादी हम जो है इस तरीके से इसको हम रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके दोनों के जो थॉट्स थे एक दूसरे के पूर्णतः विपरीत थे। आगे और भी कुछ है इनके जो थॉट्स में, इनके कुछ सिद्धांतों में, दोनों के व्यवहारवादी और जो आपके संज्ञानवादी हैं ये। तो व्यवहारवादियों ने क्या माना, ये आपका व्यवहारवादी का है। व्यवहारवादियों ने क्या माना कि अधिगम धीरे धीरे होता है। मतलब अधिगम जैसा कि मैंने अभी बताया कि फर्स्ट क्लास का बालक है, फर्स्ट में सीखेगा, सेकंड में सीखेगा, थर्ड में सीखेगा, फोर्थ में सीखेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन यहीं गेस्टाल्टवादियों का क्या कहना था कि अधिगम जो है वो अचानक होने वाली प्रक्रिया है। अचानक हम स्वतः ही हमें किसी भी क्रिया, किसी भी का अनुकरण करके किसी भी समय, किसी भी मतलब कि हाँ किसी भी एक पर्सनल थॉट्स के द्वारा, किसी भी एक पर्सनल क्रिया के द्वारा हमें क्या होता है, अचानक हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो यह आपके संज्ञानवादी दैट मीन्स गेस्टाल्टवादियों का मत था। आगे है अधिगम अनुबंधन का परिणाम है। अधिगम क्या है, वो अनुबंधन का परिणाम है। अब अनुबंधन क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपके माइंड में यहाँ पे मस्तिष्क में उठ रहा होगा कि अनुबंधन क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये हम एक प्राणी हैं और हमें क्या हो रहा है, ये हमारा एक लक्ष्य है। हम क्या है, एक प्राणी है और ये हमारा लक्ष्य है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, यहाँ तक पहुँचना, अपने लक्ष्य तक क्या करना, पहुँचना। तो इस मनुष्य से इस लक्ष्य के बीच में क्या बना, एक बंधन बना। और बंधन भी दो तरीके से होते, एक तो पॉजिटिव होते, एक तो नेगेटिव हो सकते हैं। कैसे, अगर यह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति उत्साहित है और कम समय में इसने क्या कर लिया, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली, इसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली, या यूँ कहें कि इसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा मन में लाई और वह इच्छा की पूर्ति इसने अपने क्रियाओं के, अपनी अनुक्रियाओं के माध्यम से कर ली। तो किस प्रकार का अनुबंधन बनेगा, तो वो अनुबंधन इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जैसे कि इसने लक्ष्य निर्धारित किया अपना इस यहाँ तक अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सोचा और वो इस लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाया और बीच में मार्ग में भटक गया, या यूँ कहें कि विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से यह इस लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाया,
तो वो अनुबंधन कैसा बनेगा, इसमें ये अनुबंधन इसके लिए निगेटिव होगा। तो ये चीज़ें आपकी अनुबंधन हो जाएंगी। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा निर्धारित किए गए जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्य से उस व्यक्ति के बीच में जो बंधन बनते हैं, जो क्या होते हैं, आकर्षण होते हैं, वो क्या होता है, आपका अनुबंधन होता है। यही है। इसी के विपरीत आपका जो अधिगम है वो क्या है, समस्या समाधान है। अधिगम क्या है, गेस्टाल्टवादियों का कहना था कि अधिगम जो है वो समस्या को समाधान करने की युक्ति है। सेम एज है फ्रेंड्स, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा जो है इन्होंने अपने लाइन को चेंज किया है कि जैसे कि ये एक व्यक्ति था, हमने जैसे कि अभी बताया, और इसका लक्ष्य है यहाँ तक पहुँचना। तो इन्होंने क्या किया, व्यवहारवादियों ने इसका इस लक्ष्य से बंधन बना दिया, अनुबंधन बना दिया। लेकिन यही इसी तरीके से गेस्टाल्टवादी जो थी, उन्होंने क्या कहा कि इस व्यक्ति के पास इस लक्ष्य को प्राप्त करने की समस्या है, और जब यह इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा तो यही क्या है, इसके लिए अधिगम में ये समस्या की युक्ति है, मतलब समस्या को समाधान करने की यह एक साधन है। तो मैं आशा करती हूँ ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें फटाफट, ताकि आपके दोस्त भी हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकें। एंड जिन भी फ्रेंड्स ने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स हाँ, लाइक सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। एंड जो भी फ्रेंड्स अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी आगे नोटिफिकेशंस होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। आइए आगे कुछ और भी वर्ड्स को हम यहाँ पे सीखते हैं। आगे बात करें अगर हम प्रतिक्रिया, व्यवहारवादियों में ये है प्रतिक्रिया, दैट मीन्स क्रिया पर क्रिया, क्रिया के बदले किसी क्रिया को करते जाना, वो क्या हो जाएगी, आपकी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दूसरी यहीं पर आती है आपकी सहज क्रिया। क्या आती है, आपकी सहज क्रिया। तो सहज क्रिया क्या होती है फ्रेंड्स, सहज क्रिया आपकी जन्मजात होती है। जैसे कि बच्चे का पैदा होने पर रोने लगना, या भूख लगना, प्यास करना, या यूँ कहें कि जितनी भी आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं जो स्वतः ही नेचुरली होती हैं हमारे बॉडी में, बॉडी स्ट्रक्चर में, वो चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, सहज क्रिया, मतलब कि स्वतः ही होने वाली क्रिया। जैसे कि हम सामान्यतः चल रहे हैं रोड पर, सामने से अगर शेर आ जाता है, उसे देखकर भयभीत होकर भागना, ये आपकी सहज क्रिया, स्वतः क्रिया है। ये आपकी इस तरीके की जो जन्मजात क्रियाएं होती, सहज क्रिया हो जाती। आगे है नेक्स्ट अनुक्रिया। तो अनुक्रिया क्या होती है, दैट मीन्स रिस्पॉन्स या उद्दीपक। तो फ्रेंड्स, अनुक्रिया किसी का अनुकरण करके, अनुक्रिया मतलब अनुकरण करके की जाने वाली क्रिया, ये आपकी क्या आ जाएगी, अनुक्रिया में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे जैसे कि आपका ये उद्दीपक है और ये लक्ष्य है, दैट मीन्स हम यूँ कहें कि ये एक पर्सन है और इसका ये एक लक्ष्य है। तो क्या करना, इस लक्ष्य से इसके मध्य में क्या बन रहा है, संबंध बन रहा है, बॉन्डिंग बन रही है। तो इसको हम संबंध भी कह सकते हैं, बंधन भी कह सकते हैं, अनुबंधन भी कह सकते हैं। तो इस व्यक्ति के द्वारा अपने इस लक्ष्य पर की जाने वाली प्रत्येक क्रिया वो क्या हो जाएगी, अनुक्रिया, दैट मीन्स रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब हमें क्या हो रहा है, किसी भी कार्य के प्रति हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमें प्रतिक्रिया के रूप में, सहज क्रिया के रूप में, हमें अनुक्रिया के रूप में, अपने लक्ष्य के रूप में हमें क्या हो रहा, कोई ना कुछ रिजल्ट मिल रहा है। तो वो आपकी क्या हो जाएगी, अनुक्रिया हो जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स, आपके व्यवहारवादियों के पक्ष में जितनी भी चीज़ें थी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो आइए हम इसी के विपरीत आपके गेस्टाल्टवादियों में भी चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि किसी व्यक्ति में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, क्या होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये आपकी क्या 5 प्रकार की आपकी जो है ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो इन ज्ञानेंद्रियों से व्यक्ति के अंदर क्या होती है, संवेदना का जन्म होता है। मतलब कि इंद्रियों के माध्यम से संवेदना जन्म लेती है। जैसे कि आँखों से अगर हम किसी हास्यप्रद घटना को देख रहे हैं तो स्वतः ही हमारे अंदर विनोद का भाव उत्पन्न हो जाता है, ये भी एक संवेदना है। किसी दुखद घटना को देख रहे हैं आँखों के माध्यम से, तो भी क्या है, उसे देख करके हमारे अंदर दुख की संवेदना प्रतिलक्षित हो रही है। तो जैसे कि आँख, कान, नाक और जीभ और त्वचा, तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से जो भी चीज़ें हम अनुभव करते हैं, फील करते हैं, वे हमारी संवेदनाएं उस तरीके से जागृत होती हैं। तो ये आपका क्या हो गया, संवेदना आपका प्रथम ज्ञान हो गया। इस प्रथम ज्ञान को फ्रेंड्स हम मानसिक पीढ़ी का ज्ञान भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस संवेदना को हम मानसिक पीढ़ी का ज्ञान का प्रथम ज्ञान या प्रथम ज्ञान के रूप में हम कह सकते हैं।
अब फ्रेंड्स, इन संवेदना से क्या हुआ? प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण मतलब कि जब भी हमें इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी संवेदनाएं हमारे अंदर उठती हैं, उन संवेदनाओं को सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रत्यक्षीकरण करते हैं। प्रत्यक्षीकरण में सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें उसका नाम, फिर पहचान, अध्ययन क्या करते हैं? हम व्याख्या करते हैं। जैसे कि हमने बताया, हमने किसी भी हास्यप्रद घटना को देखा और हमारे अंदर विनोद का भाव, हर्ष का भाव उत्पन्न हुआ, तो प्रत्यक्षीकरण हम देख रहे हैं आंखों से और फिर हम सोच रहे हैं कि इसका नाम क्या है, दैट मीन्स यह क्यों हो रहा है, ये घटना पहचान करते हैं एंड उसकी फिर व्याख्या करते हैं। व्याख्या के रूप में हम खुद उसमें शामिल होते हैं। तो यह आपकी आ जाएगी और इससे क्या होता है? हमें संज्ञान, हमारे ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें अधिगम की प्राप्ति होती है, हम सीखते हैं इससे, जो कि क्या है? सूझ या समस्या का समाधान बनता है हमारे लिए। क्या होता है? हमारे लिए यह सूझ या समस्या के समाधान का कारण बनता है। तो मैं आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स दोनों ही पक्षों के आपको इजी वे में समझ में आए होंगे। बट फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमें कमेंट जरूर करें। कमेंट करके ये बताएं कि सेशन कैसा लग रहा है आपको, या सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई इशू है, ये भी आप हमें बताएं। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, इस सेशन को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी हमें ज्वाइन करते रहें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे हम डिस्कस करते हैं आगे क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अधिगम के सिद्धांतों में विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक आए। क्या आए? विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक आए और उन मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया? अपने अपने सिद्धांतों के माध्यम से इसको डिफाइन किया था। किसको? आपके अधिगम के सिद्धांत को। तो उसी क्रम में थॉर्नडाइक महोदय आए थे और थॉर्नडाइक महोदय के साथ साथ में आपके जो अन्य और मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी धारणाएं यहाँ पर व्यक्त की थी। तो अधिगम के सिद्धांतों अगर हम बात करें तो मुख्यतः आपके आ जाएंगे जो थे थॉर्नडाइक, तो यहाँ पे हैं ही, थॉर्नडाइक महोदय हैं, पावलोव महोदय आ जाएंगे, आपके स्किनर महोदय आ जाएंगे, हल का सबलीकरण का सिद्धांत आ जाएगा आपका, कोलर का सूझ का सिद्धांत आ जाएगा, लेविन का क्षेत्र का सिद्धांत आ जाएगा, ब्रूनर का सीखने का सिद्धांत आ जाएगा, गैने का अधिगम का सिद्धांत आ जाएगा, टॉलमैन का चिन्ह का सिद्धांत आ जाएगा। तो पावलोव के जो था अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, स्किनर का सक्रिय का सिद्धांत, हल का सबलीकरण का सिद्धांत। तो इस तरीके से कुछ आपके 9 से 10, कितने फ्रेंड्स? 9 से 10 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? अधिगम के सिद्धांत पर अपने अपने धारणाओं को व्यक्त किया था। तो फ्रेंड्स, नेवर माइंड, यहाँ पे सारी चीज़ें वन बाय वन, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन सभी को वन बाय वन हम क्या करेंगे? अपनी इस वीडियोस की सीरीज में स्टेप बाय स्टेप सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके जो सिद्धांत हैं अधिगम पर, लर्निंग पर, उन चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्योंकि आपका ये लर्निंग अधिगम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके डीएलएड के प्रशिक्षण से लेके आपके जो शिक्षक भर्तियों तक जितने भी आपके स्टेप्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, उन सभी के लिए अधिगम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपकी ये डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए, बीएड के एग्ज़ाम के लिए भी ये हेल्पफुल हो जाएगा आपके जो आपका इंटरनल होम एग्जामिनेशन होता है इस प्रशिक्षण के अंतर्गत। तो उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसी क्रम में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं मनोवैज्ञानिकों के क्रम में थॉर्नडाइक महोदय का। अब थॉर्नडाइक महोदय तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके लिए। तो ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट बनते हैं, आइए इनको देखते हैं। तो थॉर्नडाइक महोदय जो थे फ्रेंड्स, क्या थे? आपके स्पेशली आपके अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे फ्रेंड्स? ये आपके स्पेशली अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इसी के साथ साथ में इनसे जुड़ी हुई और भी हम जो फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ रिसेंटली आपके यूपी टेट का, उसमें आपने देखा होगा थॉर्नडाइक महोदय की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस बुक है। कौन सी बुक है? इनकी एक बुक है एनिमल इंटेलिजेंस। कौन सी बुक है? इनकी एक बुक है एनिमल और क्या हो जाएगी? इंटेलिजेंस। ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी ये जो पुस्तक थी ये कब आई हुई थी? इनकी ये पुस्तक थी 1898 में, ये पुस्तक इनकी आई हुई थी। तो तब से ये क्या था, बहुत ही ये इसी क्षेत्र में ये प्रसिद्ध होते गए। इसलिए इनको हम क्या, इस पुस्तक के ही आधार पर इन्हें हम प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक
का जनक भी मानते हैं। तो साथ साथ में मैं सारे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए वो उनको भी हम शेयर करते हुए चलेंगे। अगर आपको नोट्स करना है तो नोट्स में नोट डाउन भी कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको सेव करते चलिए। स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि आप इसका नोट्स क्रिएट करते हुए चले, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो आइए फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक महोदय जो हैं, थॉर्नडाइक महोदय क्या है, ये प्रसिद्ध एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के हैं? प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है और इनकी फेमस पुस्तक थी द एनिमल इंटेलिजेंस, जो कि 1898 में आई हुई थी, जो कि संबंधवाद का प्रतीक मानी जाती है। उसी पुस्तक के आधार पर इन्हें पशु मनोविज्ञान के जनक के रूप में डिफाइन किया गया। आगे है फ्रेंड्स, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। यस फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक महोदय को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है क्योंकि इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक अमूल्य योगदान दिया, या यूँ कहें कि इन्होंने सीखने का जो सिद्धांत था उसमें अपनी बहुत ही बहुमूल्य जो है इन्होंने भूमिका निभाई थी। तो सीखने के सिद्धांत में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के मनोविज्ञान में इन्होंने अपने अमूल्य योगदान दिया, इसलिए इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञानी भी कहा जाता है। तो बेसिकली इनके जो सीखने के नियम थे इसकी वजह से ज़्यादा जाने जाते हैं। तो इन्होंने सीखने के नियम में जो थे वो दो तरीके के नियम व्यक्त किए थे। पहला तो प्राथमिक नियम था, दूसरा क्या था इनका? गौण नियम था। क्या था? पहला तो प्राथमिक नियम था और दूसरा गौण नियम था। इसलिए जो ये इनका SR जो भी इनका है आपका उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, तो उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया हुआ था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। तो कहीं अगर पेपर में आता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो भी आपके थॉर्नडाइक महोदय ने ही दिया था। तो इसी सब योगदान की वजह से इन्हें जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है। स्पेशली इन्होंने जो अपना सीखने के सिद्धांत या सीखने का जो नियम दिया था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो वो क्या क्या था ये देखते हैं। तो सीखने का जो नियम था वो दो पार्ट में डिवाइड था। पहला प्राथमिक, प्रधान या मुख्य नियम, और दूसरा जो था गौड़ नियम। ध्यान दीजिएगा, अगर पेपर में प्राथमिक आता है तो भी वही रहेगा, प्रधान या मुख्य आता है तो भी। तो ये इनके जो नियम थे वो दो भागों में डिवाइड हुए। पहला था आपका प्रथम प्राथमिक मनोवैज्ञानिक प्राथमिक नियम, दूसरा गौड़ नियम। तो मुख्य जो प्राथमिक नियम थे वो क्या क्या थे, आइए उसको देखते हैं। तो मुख्य जो नियम थे वो मुख्य 3 नियम थे। और जो गौड़ नियम की अगर बात करें इसी क्रम में, तो गौड़ इनके कितने नियम थे? गौड़ 5 नियम थे। ध्यान दीजिएगा, गौड़ 5 नियम थे और मुख्य 3 नियम थे। ये भी पेपर में मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है आपके लिए। तो आइए मुख्य नियम को सबसे पहले हम समझते हैं। यहाँ पे मुख्य नियम कितने थे? 3। तो उसी क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आ जाएगा मुख्य नियम में पहले नंबर पे आपका आ जाएगा अभ्यास का नियम। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? इसी क्रम में मुख्य नियम में आपका सबसे पहला आ जाएगा अभ्यास का नियम। अब अभ्यास का नियम क्या था? किसका? थॉर्नडाइक महोदय का। थॉर्नडाइक महोदय का अभ्यास का नियम क्या था? तो वो था क्या? अनुक्रिया उद्दीपक, SR थ्योरी। SR थ्योरी भी या RS थ्योरी जो है वो किसने दी थी? वो आपके किसने दी थी? थॉर्नडाइक महोदय ने ही दी थी। तो ये आपकी आ जाएगी अनुक्रिया और उद्दीपक। दैट मीन्स किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करना? अनुक्रिया करना। तो और उद्दीपक के लिए, तो अनुक्रिया करना किसके लिए? उद्दीपक के लिए। तो इन दोनों के मध्य जो अनुबंधन बनेगा, अगर वो अनुबंधन जो है अभ्यास की पुनरावृत्ति चलती रहेगी तो वो अनुबंधन प्लस पॉइंट में होगा। अगर वो अनुबंधन की पुनरावृत्ति में कमी आई, अभ्यास में कमी आई, तो वह अनुबंधन कैसा हो जाएगा? वह अनुबंधन अस्थायी हो जाएगा, इसलिए यह निगेटिव हो जाएगा। तो कहा जा सकता है मतलब कि थॉर्नडाइक महोदय ने यही चीज़ें सिद्ध की कि किसी भी उद्दीपक, किसी भी स्टेबुलस उद्दीपक को देखते हुए हम जो अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, हम जो अपना अभ्यास कर रहे हैं, जैसे कि इनका अभ्यास का नियम था, तो ये जो अभ्यास कर रहे हैं अगर उस अभ्यास में कंटिन्यू स्थायी रूप से अगर पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब कि जैसे भी हम किसी भी चैप्टर को लर्न करने के लिए, हम स्थायी ज्ञान को बनाए रखने के लिए हम क्या करते? बार बार उसका अभ्यास करते रहते, तो वो क्या हो जाता है? हमारे लिए प्लस पॉइंट बन जाता है। वो ज्ञान, वो जो जिसके लिए जो भी चैप्टर हम बार बार अभ्यास में पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। तो हम इसके और इसके बीच में क्या बन जाता है? एक अनुबंधन बन जाता है, जो कि अनुबंधन कैसा होगा? प्लस होगा। लेकिन
अगर वही अभ्यास में कमी आती है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो हमारा अभ्यास है, अभ्यास का नियम है, अभ्यास जो हमारा अगर उसमें कहीं कमी आ जाती है तो वो अधिगम क्या होगा, वो अधिगम अस्थायी हो जाएगा, वो 100% नहीं होगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे इनकी इस थ्योरी में बताई गई हैं, जो कि मैं अगर एक लाइन में क्लियर करना चाहूँ तो यहाँ पर इनके अभ्यास का नियम जैसा कि नाम है उसी तरीके से ये थ्योरी भी है। अभ्यास का नियम दैट मीन्स किसी भी कोई भी व्यक्ति है उसे क्या है, अपनी क्रिया के माध्यम से किसी लक्ष्य तक पहुंचना है, और अगर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी वो माध्यम चुनता है, उस माध्यम में अगर वह बार बार अभ्यास की पुनरावृत्ति करता है तो वो जो अधिगम होगा, वो जो सीखेगा वो क्या होगा, अस्थायी होगा। तो वो जो अनुबंधन बनेगा उस लक्ष्य और उस क्रिया के प्रति वो क्या होगा, अधिकतम होगा, या यूँ कहें कि 100%, 100% वो जो है पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन अगर वहीं उस अभ्यास में कहीं ना कहीं अगर कमी आती है तो वो अनुबंधन जो बनेगा वो कमज़ोर होगा, और इस तरीके से जो अधिगम होगा, जो वो सीखेगा, उसमें कहीं ना कहीं वो अस्थाईपन दिखने को मिलेगा। तो यही थ्योरी इन्होंने व्यक्त की क्या, अभ्यास के नियम में। इस थ्योरीज में इन्होंने क्या किया था, 1930 में कुछ संशोधन भी किए हुए थे इसी बॉन्ड के ऊपर। मतलब कि यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई गई हैं, अभ्यास की पुनरावृत्ति अगर वो स्थायी होती है या उसमें कमी आती है तो इसी चीज़ पर इन्होंने संशोधन करते हुए इसकी पुष्टि 1930 में इन्होंने की थी। इज़ दैट क्लियर? आई होप पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इन्होंने पुष्टि में क्या कहा अपना, ये आइए सीखते हैं। 1930 में इन्होंने क्या किया, जब अपने इस थ्योरी में संशोधन किया तो उन्होंने क्या कहा कि जो प्रयोग है और अनुप्रयोग, मतलब कि प्रयोग और अनुप्रयोग, इन्होंने 1930 में इसको दो भागों में जो है डिफाइन किया। थ्योरी तो इनकी यहीं पर थी, ये 100% यहीं पर सही थी, इसमें इन्होंने कुछ नकारा नहीं किसी चीज़ को कि ये यहाँ पर कुछ गलत था। लेकिन इसी में इन्होंने क्या किया, कुछ और भी चीज़ें इंक्लूड की, या यूँ कहें कि कुछ और भी चीज़ें इन्होंने स्पष्ट की। कब, 1930 में। वो क्या चीज़ें इन्होंने की, इन्होंने दो चीज़ों को और ऐड किया, क्या, प्रयोग और अनुप्रयोग। प्रयोग दैट मीन्स क्या करना, किसी भी कार्य पर करते हुए जो हमारी अनुक्रिया है उस पर प्रयोग करना, तो उससे क्या होगा, अनुबंधन हमारा जो होगा वो भी और अस्थाई और मजबूत होगा। और दूसरी अगर हम बात करें अनुप्रयोग करना, मतलब कि किसी भी चीज़ को, कार्य को करते हुए अनुकरण करते हुए उस पर और अधिक शोध करना ही इनका अनुप्रयोग हो गया। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, आइए इसी क्रम में आगे क्या है। दूसरा इनका जो नियम था, इनके मुख्य नियम में शामिल था, वो क्या था, इनका जो था प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम, या इसको हम संतोष एवं असंतोष का नियम भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रभाव का नियम इनका मेन नेम था, इनकी सिद्धांत का मुख्य नाम था। इसको अन्य कई उपनामों में भी जाना गया, जो कि क्या था, परिणाम का नियम था, या यूँ कहें कि संतोष एवं असंतोष का नियम था। ये क्या था, प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में था फ्रेंड्स कि अनुक्रिया दैट मीन्स जो भी और उद्दीपक, मतलब कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी हम क्रियाएं, अनुक्रियाएं जो भी हम कर रहे हैं, उनके बीच में क्या बनता है, उनके बीच में संबंध बनता है। और उस संबंध से क्या है, अगर हमें संतोष की प्राप्ति होती है, हमें कोई ना कोई पॉजिटिव प्रभाव, जैसा कि इनका नाम है, पॉजिटिव रिजल्ट अगर हमें देखने को मिलता है, पॉजिटिव प्रभाव में देखने को मिलता है, तो वो अनुबंधन कैसा होगा, वो अनुबंधन मजबूत होगा। लेकिन अगर वहीं कहीं ना कहीं उस अनुबंधन में अगर कमी आई तो हमें क्या होता है, हमें असंतोष की प्राप्ति होती है। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी मैं आशा करती हूँ। जैसे कि ये एक पर्सन है, व्यक्ति है, इसका ये लक्ष्य है यहाँ तक पहुँचना। अगर ये व्यक्ति इस चीज़ तक, अपने इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जो भी क्रियाएं कर रहा है, जो भी सिर्फ इंटरनल जो भी मोटिवेशन मिल रहा है, जो भी ये प्रेरित हो रहा है, जो भी ये अनुक्रियाएं कर रहा है, वो अनुक्रियाएं अगर संतोषपूर्ण है, वो जो संबंध बन रहा है अगर वो पॉजिटिव है, तो ये क्या होता है, इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो बंधन बनता है, वो मजबूत होगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं
इस बंधन ये कमज़ोर होता है, इसकी अनुक्रियाओं में कहीं कमी रहती है, तो वो उसे असंतोष की प्राप्ति की ओर ले जाता है। मतलब कि जो परिणाम होगा या परिणाम का जो नियम होगा वो कहीं ना कहीं असंतोष पूर्ण होगा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि 100% ये सिद्ध नहीं किया जा सकता कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है तो वो 100% सिद्ध ही होगा। कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है उसके कार्यों में अगर कहीं कमी होती है तो वो असंतोष की प्राप्ति की ओर भी जाएगा। तो इसलिए इसको हम प्रभाव का नियम यूँ कहें कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो भी बॉन्ड बनते हैं उसका प्रभाव होता है। यहाँ पर परिणाम मिलता है, मतलब कि ये जो क्रियाएं होती हैं इस पर जो भी रिजल्ट आएगा वो परिणाम का नियम कहलाएगा। एंड अगर परिणाम पॉजिटिव होगा तो वो संतोषजनक नियम होगा, अगर परिणाम नेगेटिव होगा तो वो असंतोषजनक नियम होगा। तो चीज़ें पॉइंट्स आपको क्लियर हो गई होंगी, तो थम्स अप करिएगा फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में प्रभाव के नियम को और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। क्या है कि अनुबंधन कमजोर होगा तो असंतोष की प्राप्ति होगी। जैसे कि अनुबंधन कमजोर कब होगा और प्लस कब होगा, ये चीज़ें हम यहाँ पे दो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो कोई भी अनुबंधन प्लस कब होगा, जब उसे पुरस्कार दिया जाएगा। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है इस कार्य को अगर लक्ष्य की ओर वो अपने कार्यों को कर रहा है, क्रियान्वित कर रहा है, तो अगर उसे वहीं पर हमें बैकग्राउंड से रिफोर्समेंट दिया जाए, हमें क्या किया जाए, पुरस्कार दिया जाए, तो वो क्या होगा, प्रशंसा की जाए, तो क्या होगा, ये व्यक्ति जो कार्य करेगा, जो अनुक्रिया करेगा, वो पॉजिटिव रिजल्ट कहीं ना कहीं देगा, जिससे क्या होगा, इसे संतोष की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर जो रिफोर्समेंट बैकग्राउंड से दिया जा रहा है, जो प्रेरणा इसे दी जा रही है, वो अगर दंड है, भय है, तो कहीं ना कहीं इसे असंतोष की प्राप्ति होगी, जो कि इसके परिणाम को नेगेटिव में दर्शाएगी। चीज़ें को समझ रहे हैं? कोई ज़रूरी नहीं है किसी के काम को करने के लिए हमें जो रिफोर्समेंट जो दिया जाता है वो किस टाइप का, किस प्रकार का, ये निश्चित नहीं होता है। किसी भी कार्य को क्रियान्वित करते समय हमें जिस प्रकार का बल मिलता है, जैसे कि अगर वो पुरस्कार है, अगर वो बल प्रशंसा है, तो ऑफकोर्स हमारा जो परिणाम होगा वो क्या होगा, संतोषजनक होगा। लेकिन अगर जो हमें उस समय जो बल, जो भी हमें फोर्समेंट पीछे से मिल रहा है, वो अगर भय है, दंड है, तो हमें क्या होगा, उस कार्य में असंतोष या हमें निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए हमें जितनी अधिक पॉजिटिव एनर्जी की आवश्यकता होती है, उतनी ही कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी माध्यम से निगेटिव जो एनर्जी होती है वो तो स्वतः ही मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें 100% पॉजिटिव जो एनर्जी ही मिलती है। अगर कहीं ना कहीं अगर 100 में अगर हमें जो है बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 80% या 80% जो है, हम ये कहें कि अगर हमें पॉजिटिव जो है फोर्समेंट मिलता है, अभिप्रेरणा मिलती है, तो कहीं ना कहीं से आसपास से हमें 20% निगेटिव जो हमें रिफोर्समेंट, हमारा जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन, वो हमें देखने को मिल जाती है। तो वो हमारी चॉइस है कि हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, हम प्रायिकता किसको देते हैं, 80% वाले को देते हैं, 20 वाले को देते हैं, वो हमारे उस समय की सिचुएशन पर डिपेंड होते हैं। तो अभी तक हमने इनके मुख्य नियम में इन चीज़ों को समझा। आइए अब इनका तीसरा नियम हम समझते हैं, सीखते हैं। तीसरा नियम इनका क्या था, किसका, थार्नडाइक महोदय का। तो थार्नडाइक महोदय का जो तीसरा नियम था क्या था, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम मुख्य नियम था। इसका जो गौड़ नाम है, तैयारी का नियम, प्रेरणा का नियम, या यूँ कहें कि मानसिक तैयारी का नियम, ये तीनों ही इसके उपनाम है। क्या है फ्रेंड्स, ये तीनों ही इसके उपनाम हैं। अब उपनाम को तो जरूर याद रखिएगा, ये इसके उपनाम है, तो उपनाम को जरूर ध्यान में रखिएगा। ये पेपर में आपके मल्टीपल टाइम फैक्चुअल क्वेश्चंस के रूप में, या यूँ कहें कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के रूप में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपके 1 से 2 नंबर ज़रा से चूक की वजह से आपके चले जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप जल्दी से अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगर कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन, तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। अब तत्परता क्या होती है, तैयारी क्या होती है, प्रेरणा क्या होता है, मानसिक तैयारी क्या होती है। तत्पर होना, किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या होना, तत्पर होना। जैसे कि सेम एज ये व्यक्ति है, इसे अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या हो रहा है, इसे दिन प्रतिदिन हर क्षण क्या है, ये अपने क्रियाओं के प्रति तत्पर है, तो इसलिए इसको तत्परता का नियम कहा जा सकता है। ये व्यक्ति
फ्रेंड्स, अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी तैयारी करेगा, जो भी प्रिपरेशन करेगा, वो इसे तैयारी के नियम में दर्शाएगा। प्रेरणा का नियम, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जो भी कार्य होते हैं उनको करने के लिए क्या होता है, व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, मोटिवेट होता है, चाहे वो किसी व्यक्ति से हो, किसी अपने परिस्थितियों से हो, किसी न किसी तरीके से वो क्या होता है, मोटिवेट होता है उस कार्य को करने के लिए। तो ये इसके लिए अभिप्रेरणा का नियम बन जाता है। मानसिक तैयारी का नियम, अपनी सभी सिचुएशन को, अपने वातावरण को, अपनी आवश्यकताओं को, अपने ज्ञान को, हर एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स, वो व्यक्ति कौन, ये व्यक्ति अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानसिक रूप से मेंटली कितना तैयार है, यह इसके लक्ष्य की सफलता को सुनिश्चित करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आज तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्तियों के लिए, विभिन्न शिक्षक भर्तियाँ, चाहे हम सीटेट हमारा लक्ष्य हो, चाहे हमारा केवीएस लक्ष्य हो, अदरवाइज हम आप फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड कोई भी एग्ज़ाम अगर हमारा लक्ष्य है, तो हम क्या कर रहे हैं, आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम मेंटली कितना प्रिपेयर हैं। अगर मेंटली अगर हम प्रिपेयर नहीं है तो ज़बरदस्ती कोई किसी कार्य को नहीं करवा सकता। ज़बरदस्ती कोई अगर चाहे तो आपको मनोविज्ञान साइकोलॉजी नहीं सिखा सकता। मनोविज्ञान साइकोलॉजी कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकता। आप मेंटली रूप से, मस्तिष्क रूप से, मानसिक रूप से आप तैयार हैं आज इस चीज़ को, इस टॉपिक को सीखने के लिए हमारे साथ में, तो ही आप यहाँ पे बी पेशेंस आप देख रहे हैं हमारे इस वीडियोस को। सेम एज आप अपने सीटेट क्लियर करने के लिए, केवीएस तैयारी करने के लिए, उसको निकालने के लिए आप कितने तैयार हैं, कितने तत्पर हैं, आप कितने प्रेरित हैं, चाहे वो स्वतः से हो, किसी व्यक्ति से हो, परिस्थितियों से हो, ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपके लिए नोट भी कर रखा है, ताकि अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव करना चाहें तो भी आप सेव कर सकते हैं। उदाहरण तौर पर अगर 20 आदमी हैं, 20 आदमी मिलकर एक घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं। यस फ्रेंड्स, एक घोड़ा है, उसको अगर 20 आदमी लग जाएं जबरन उसको तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन क्या 20 से अगर 10 आदमी को अगर हम और प्लस कर दें तो क्या 30 आदमी मिलकर उस घोड़े को पानी पिला सकते हैं? यस और नो? नो। 30 आदमी मिलकर, 20 आदमी मिलकर उसको ले तो जा सकते हैं, लेकिन 30 आदमी मिलकर उस घोड़े को पानी नहीं पिला सकते। क्यों? क्योंकि वो घोड़ा तैयार नहीं है, मानसिक रूप से वो प्रिपेयर नहीं है, उसे प्यास नहीं लगी है, तो वो पानी नहीं पी सकता। इसी तरीके से अगर आप मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं हैं अपने एजुकेशन के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, तो आप कितना भी समय बर्बाद कीजिए, कितना भी आप समय अपनी पढ़ाई पर दीजिए, वो निरर्थक ही होगा। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से, मेंटली आप प्रिपेयर हैं, प्रेरित हैं अपनी परिस्थितियों से, अपने जो है लक्ष्य के प्रति एंड अपनी तैयारी के प्रति तत्पर हैं, तो 100% आपकी सफलता सुनिश्चित है। आई होप चीज़ों को हमने आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ते हुए आपको क्लियर किया, तो मैं आशा करती हूँ चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, तत्परता का नियम इनका क्या था, इनका जो तीनों नियम है, मुख्य नियम, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आगे इसी क्रम में हम इनके जो कुछ गौड़ नियम हैं, तो इनके गौड़ नियम को भी हम यहाँ पे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, मुख्य नियम थर्नडाइक महोदय के कितने थे? थर्नडाइक के मुख्य नियम आपके 3 थे एंड गौड़ नियम यहाँ पे ये 5 है। तो आइए इन गौड़ नियम 5 को हम समझते हैं यहाँ पे। तो इनके अगर गौड़ नियम पे बात करें तो पहला नियम इनका क्या था? गौड़ नियम में पहला नियम था इनका बहु क्रिया का नियम, दूसरा था आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा था मनोवृत्ति का नियम, चौथा था सदृशता का नियम एंड 5वां था आपका साहचर्यात्मक नियम। ये इनके 5 गौड़ नियम थे। अब इन 5 नियम को 1 बाय 1 देखते हैं। तो 1 बाय इन 5 नियम में क्या था? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये इनका आ जाएगा गौड़ नियम में आ जाएगा इनका सबसे पहला है बहुक्रिया का सिद्धांत या बहुक्रिया का नियम। बहुक्रिया मतलब अनेक क्रियाएं, किसी भी लक्ष्य के लिए अन्योन्य क्रियाएं करना। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति है उसे अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो वह एक ही क्रिया में, एक ही छलांग में यह अपने इस लक्ष्य तक पहुंच जाए। क्या करना होता है? उसे स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 विभिन्न अन्योन्य क्रियाएं करनी होती हैं अपने इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। तो वो क्या होती हैं? बहुक्रिया का नियम हो जाती हैं।
आंशिक क्रिया का नियम, मतलब कि छोटी छोटी क्रियाएं, जैसे कि हमने बताया बहुक्रियाएं, मतलब कि इस तरीके से ढेर सारी क्रियाओं को करते हुए यह व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। और इन्हीं एक एक जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यही छोटी छोटी क्रियाएं आपकी आंशिक क्रियाएं हो जाती हैं। आगे है फिर मनोवृत्ति का नियम, इनके ये गौड़ नियमों में शामिल है। तो स्पेशली इनके जो गौड़ नियम और मुख्य नियम है, इनका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। मल्टीपल टाइम ये आपके पेपर्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस के रूप में देखने को मिले हुए हैं। आपको 3 नेम दे दिए जाएंगे, पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा इनके नियम में नहीं है, या 3 अन्य नेम दे दिए जाएंगे, एक इनका नियम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें से कौन सा थॉर्नडाइक के नियम है। तो इस तरीके के बेसिक से क्वेश्चन बहुत ही सारे बनते हुए हैं, तो आप इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। क्या है मनोवृत्ति का नियम, मतलब मन की वृत्ति, मन की जो स्थिति है, मन मतलब कि मस्तिष्क, और वृत्ति मतलब नज़रिया, आपकी मस्तिष्क का जो नज़रिया है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपका देखने का अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वो आपका ये गौड़ नियम है। नेक्स्ट है सादृश्यता का नियम, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दृश्य मतलब देखना, सादृश्यता मतलब पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को प्रभावित करना। आप आज जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से पूर्व आपने जितने भी ज्ञान आपने प्राप्त किए हैं, उस ज्ञान को जो है अपने आगे के ज्ञान के रूप में, मतलब आगे जो भी कुछ आप सीखना चाहते हैं, जो भी सीख रहे हैं, जो भी लक्ष्य आप प्राप्त कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनकी क्रियाओं में उसका यूज करना, यही आपकी क्या हो जाएगी, सादृश्यता का नियम हो जाएगी। मैं आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे है सहचर्यात्मक नियम। क्या है फ्रेंड्स, आगे आपका सहचर्यात्मक नियम आ जाएगा, किसमें, आपके थॉर्नडाइक महोदय के गौड़ नियम में। तो सहचर्यात्मक नियम क्या है, मतलब कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रिया बदर क्रिया जो भी सहायक रूप से क्रियात्मक ढंग से जो भी कार्य किए जाए, वो आपके सहायता में सहचर्यात्मक नियम में आपके आ जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स आइए आगे जो भी हम कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उन चीज़ों को भी यहाँ पे थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं। तो अभी जो हमने डिस्कस किया, जैसे कि थॉर्नडाइक महोदय को, तो थॉर्नडाइक महोदय का एक बहुत ही फेमस सिद्धांत था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो क्या हो जाएगा, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। क्या है फ्रेंड्स, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक महोदय का है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे हम वीडियोस की सीरीज में अपने डिस्कस करेंगे क्या, शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि आपके किसका है, पावलोव महोदय का है। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि आपके किसने दिया था, BF स्किनर महोदय ने दिया था। BF स्किनर महोदय ने दिया था क्या, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट हम इसी वीडियोस की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे पुनर्बलन का सिद्धांत। तो पुनर्बलन का सिद्धांत आपके किसका है, CL हल महोदय का है। तो इसी तरीके से बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज जो है अधिगम के जो थ्योरी में जो इसके साथ जुड़ा है, डिस्कस किया है इसमें, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन आज नहीं, अपने वीडियोज़ की अगली कड़ी में, वीडियोज़ की अगली सीरीज में हम इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड हाँ फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर भी ज्वाइन करना हमें बिल्कुल ना भूलें। अनअकैडमी पर भी हमारी सारी क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलेंगी। वहाँ पे आपको 400+ वीडियोस आपको मिलेंगी, 400+ वीडियोस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि आपके सभी टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्रिएट की गई हैं। आपके सभी सब्जेक्ट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको साइको भी पूरी फुल्ली मिलेगी, वहाँ पे इन्वायरमेंट सेक्शंस में मिल जाएंगे, आपको हिंदी भी मिलेगी, आपको KVS के लिए और स्पेशली एंड सीटेट के लिए भी पेडागोजी के सेक्शंस में मिलेंगे, मॉडल पेपर, क्विजेस, सारी चीज़ें वहाँ पे अनअकैडमी पर हमने 400+ वीडियोस में हमने क्रिएट कर दी है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूट्यूब पे हम अभी अपने अनअकैडमी के साथ साथ में हम यहाँ पे यूट्यूब पर ऑनलाइन रीडर चैनल पर हम कंटिन्यू अपडेट करेंगे। बट रिसेंटली आप यहाँ पे अभी अपडेट किया हुआ पाएंगे। तो आप हमें अनअकैडमी पर दीपाली मौर्य के नाम से फॉलो कर लें। जिनको ये प्रोसेस नहीं पता है तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, गूगल के प्ले स्टोर से आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लॉगिन करिएगा, देन अपना गोल सेलेक्ट करिएगा टीचिंग एग्जाम्स का। देन ऊपर सर्च बार में आपको दीपाली मौर्य ने नेम टाइप करना होगा। ये नेम टाइप करके आपको लिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप हमें प्रोफाइल पर फॉलो कर लीजिए। फॉलो कर लेने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि नेक्स्ट जो भी वीडियोस, कंटेंट एंड एक्स्ट्रा मटेरियल हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे फ्रेंड्स, तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। देन उसी के नीचे सारे वीडियो की सीरीज क्रम वाइज है, आपको थंबनेल में देखा हुआ मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आप देख कर वहाँ पे इससे ज्वाइन करके सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं।
एंड हाँ फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर ज्वाइन करिए एंड उसके साथ साथ में आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी विजिट करते रहिए। यूट्यूब चैनल पर भी प्लेलिस्ट में आप जाके हिंदी एंड उसके साथ साथ में जीके की कुछ ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स हमने क्रिएट किए हैं, तो उन वीडियोज़ को भी आप अटेंड जरूर करें। सो फ्रेंड्स, सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट कड़ी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।